Hello students, today's topic is interference of light. According to definition, a phenomena involving superposition of waves leading to a modification of their intensity in the region of superposition. ये ऐसा फिनोमेना है जब दो या दो से अधिक वेव्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर सुपरिम्पोज होती हैं या एक दूसरे के ऊपर आती हैं, तो जो सुपरपोजिशन वाला जो रीज़न होगा वहाँ पर उनकी इंटेंसिटी में क्या हो जाएगी, मॉडिफिकेशन हो जाएगी. अनदर डेफिनेशन है इसकी, द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स अमिटेड बाय टू सोर्सेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. वही बात है कि जब दो वेव्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर सुपरिम्पोज हो रही हैं तो इन द रीजन ऑफ सुपरपोजिशन उनकी जो एनर्जी है वो दोबारा क्या हो जाएगी, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. नो, दिस इज इंटरफेरेंस. It has two types. One is constructive interference and another is destructive interference. First of all, constructive interference. सुपरइम्पोज या सुपरपोजिशन वाले रीजन में अगर एक वेव का जो क्रस्ट है उसी के ऊपर दूसरी वेव का जो क्रस्ट है वो फॉल करता है तो ऑब्वियसली उस पॉइंट पे इंटेंसिटी जो है मैक्सिमम हो जाएगी और जो आपके पास रिजल्टेंट वेव होगी तो उस पॉइंट पे उस रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम. तो इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. नाउ द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर किसी पॉइंट पे एक वेव के क्रस्ट के ऊपर दूसरी वेव का ट्रफ आ जाता है तो वहाँ पर इंटेंसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है. यानी कि जो रिजल्टेंट वेव होगी तो उस पॉइंट पे उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी. तो इस तरह से अगर आपको इंटरफेरेंस मिल रहा है तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. जनरली ये जो सुपरपोजिशन है दो वेव्स की, सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स रीडिस्ट्रीब्यूट द लाइट एनर्जी. जो सुपरपोजिशन है वेव्स की, इट डिस्ट्रीब्यूट्स द लाइट एनर्जी. नो, कोहेरेंट सोर्सेज. इंटरफेरेंस तभी ऑब्जर्व होता है जब आपके पास कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट हैं. नो, व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज? इसके लिए कंडीशन है, दो सोर्सेज को हम तभी कोहेरेंट सोर्सेज बोलेंगे इफ़ दे एमिट लाइट वेव्स ऑफ सेम वेवलेंथ, वन कंडीशन. एंड द सेकंड कंडीशन इज दे एमिट लाइट वेव्स ऑफ द सेम फेज और लाइट वेव शुड हैव ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस. अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल नहीं होती हैं तो हम उन सोर्सेज को कोहेरेंट सोर्सेज नहीं बोल सकते. अगर आपके पास कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट नहीं है तो इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो ऑब्जर्व नहीं होता है. This is the definition of the coherent sources, or you can say the conditions for the sources to be coherent. The next question is most important question from examination point of view. Can two independent sources of light can be coherent? No. The answer is no, because the waves emitted by two independent sources do not have same phase. जो दो डिफरेंट सोर्सेज जो लाइट आती है उनके बीच में सेम फेज नहीं होता. अगर सेम फेज नहीं है तो उनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस भी नहीं होता. ये किस लिए होता है? क्योंकि आपको पता है लाइट कब एमिट होती है, जब कोई आइटम जो है एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा. अब किसी सोर्स में एक एटम तो नहीं है, देयर आर बिलियंस ऑफ एटम इन इट. और एक्साइटेड एटम जो है कितने लाइट टाइम में लाइट देगा? इट विल गिव इन द ऑर्डर ऑफ in the time of 10⁻⁻8 second. अगर the waves emitted by two independent sources will have a definite phase difference, अगर दो different sources के बीच में अगर हम देखें तो उनके बीच में obviously they will have a definite phase relation, पर वो कितने सेकंड के लिए होगा? 10⁻⁸ सेकंड के लिए. और यहाँ पर इनके बीच में जो इंटरफेरेंस पैटर्न होगा वो भी कितनी देर के लिए रुकेगा? 10⁻⁸ सेकंड के. अगर हम इसको रिवर्स करके बोलेंगे और यहाँ पर जो ये जो मिनिमा या मैक्सिमा या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो पॉइंट की जो पोजीशन है, इट चेंजेस 10⁸ टाइम्स इन 1 सेकेंड. और हमारी आई इस चेंज को, ये इतनी तेज चेंज है, यानी कि द चेंजेस आर टू फास्ट टू बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई. सो नो इंटरफेरेंस पैटर्न विल बी ऑब्जर्व. देयरफॉर टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नॉट बी coherent. Now the next question arises, how can we observe two coherent sources? To observe the two coherent sources, first is कि किसी सिंगल सोर्स से लाइट आ रही हो और वो दो फाइन होल को इल्यूमिनेट करे या दो स्लिट्स को इल्यूमिनेट करे. तो जब दो फाइन होल से या स्लिट्स के बाहर जो लाइट आएगी उसके अगर हम सुपरिम्पोज कराएंगे तो ऑब्वियसली वी विल गेट द इंटरफेरेंस पैटर्न.
द सेकेंड है टू वर्चुअल इमेजेस प्रोड्यूस्ड बाय रिफ्लेक्शन, कि आपके सिंगल सोर्स की दो वर्चुअल इमेजेस हम मिरर से उनको अगर हम सुपरिम्पोज करें, ऑब्वियसली वी ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस पैटर्न। थर्ड है टू वर्चुअल इमेजेस प्रोड्यूस्ड बाय रिफ्रैक्शन, या तो रिफ्रैक्शन के थ्रू टू वर्चुअल इमेजेस हम प्रोड्यूस करवाएं। एंड द लास्ट इज ए नैरो सोर्स ऑफ लाइट एंड इट्स वर्चुअल इमेज बाय रिफ्लेक्शन, या तो नैरो सोर्स ऑफ लाइट हो और उसकी वर्चुअल इमेज है ड्यू टू रिफ्लेक्शन, वो दोनों भी क्या काम करें, दे विल एक्ट एज टू कोहेरेंट सोर्सेस। Now this is the small relation between phase difference and the path difference. If x is the path difference between the two rays and the phase difference is delta, then delta will be equal to 2 pi over lambda into x, or that is phase difference is equal to 2 pi over lambda into path difference. Now वी विल स्टडी एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस, कि जब दो लाइट वेव्स हमारे पास सुपरिम्पोज हो रही हैं तो किस पॉइंट पे आपको मैक्सिमा मिलेगा और किस पॉइंट पे मिनिमा मिलेगा। लेट अस बी डिस्कस हियर मैथमेटिकली। यहाँ पर ये आपके पास मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स मीन्स ऐसा सोर्स ऑफ लाइट है जो सिंगल वेवलेंथ की लाइट जो है वो अमिट कर रहा है। सिंगल सोर्स से हमने क्या किया, दो स्लिट्स S1 और S2 को क्या किया, यहाँ पर इल्यूमिनेट किया है। लाइट कमिंग फ्रॉम सोर्स S1 एंड लाइट कमिंग फ्रॉम S2, या लाइट कमिंग फ्रॉम स्लिट S1 एंड लाइट कमिंग फ्रॉम स्लिट S2, इन दोनों को हम इस पॉइंट P पर देखते हैं कि यहाँ पर आपको मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा। दिस इज द स्क्रीन वेयर वी ऑब्जर्व दिस इंटरफेरेंस पैटर्न। मान के चलिए जो सोर्स S1 है वहाँ से जो लाइट निकल रही है दैट इज़ गिवन बाय E01 साइन ओमेगा टी, और जो S2 है वहाँ से जो लाइट निकल रही है दैट इज़ गिवन बाय E02 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, जहाँ पर E01 और E02 क्या है, एम्पलीट्यूड्स हैं दोनों वेव्स के, और डेल्टा इज़ द फेज डिफरेंस, कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू रेस। एट पॉइंट P हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर सुपरिम्पोज हुई हैं दोनों रे, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा। अब जो आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, इट सेज दैट कि रिजल्टेंट वेव जो होगी इट इज़ द सम ऑफ दीज टू वेव्स। यहाँ पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है मैंने। यहाँ पर सेकेंड स्टेप में साइन A प्लस B को ओपन करके लिखा है, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म में E02 इन द ब्रैकेट साइन A प्लस B इज इक्वल टू साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, ये ओपन करके लिख दिया है। अब यहाँ पर साइन ओमेगा टी वाली टर्म्स इकट्ठी कर ली हैं, बाकी टर्म्स एज इट इज़ लिखी हैं। E01 तो यहाँ के पास एम्पलीट्यूड आ जाता है E01 प्लस E02 कॉस डेल्टा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस E02 कॉस ओमेगा टी साइन डेल्टा। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम, वी विल पुट E0 कॉस थीटा इज इक्वल टू E01 प्लस E02 कॉस डेल्टा, एंड E02 साइन डेल्टा विल बी equal to E0 sin theta. If we substitute this, you will get E is equal to E0 cos theta sin omega t plus E0 cos omega t sin theta. यहाँ पर E0 कॉमन है, वह बाहर ले लिया, ये आ गया आपके पास साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो इसको हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं E is equal to E0 sin omega t प्लस थीटा। तो ये जो आपके पास रिजल्टेंट वेव आई है वो दैट इज इक्वल टू E साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, जहाँ पर जो E0 है इट इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, और ये जो थीटा है इट इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट वेव एंड द फर्स्ट वेव। ओके, नो वी विल फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। तो आपने सब्स्टिट्यूट किया था E0 cos थीटा इज इक्वल टू E01 प्लस E02 cos डेल्टा and E0 sin theta is equal to E02 sin delta. Now squaring and adding these two terms, तो आपके पास आ जाएगा on the left hand side E0 square since cos square theta plus sin square theta is equal to 1. इसको हम ओपन करेंगे A प्लस बी होल स्क्वेयर, ओपन करने के बाद ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर भी cos स्क्वेयर डेल्टा और sin स्क्वेयर डेल्टा के साथ E02 क्या है, कॉमन है, तो यहाँ से आपके पास E0 स्क्वेयर इज इक्वल टू E01 स्क्वेयर प्लस E02 स्क्वेयर प्लस 2 E01 E02 cos डेल्टा। Now we will find the intensity. Intensity is directly proportional to the square of the amplitude. What is intensity? Intensity is the number of the photons striking per unit area per second.
ओके, इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर, तो यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया हमने के ई स्क्वायर, तो यहाँ से ई की वैल्यू यानी कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या है, अंडर रूट इंटेंसिटी ओवर के। तो अगर हम यहाँ पर ई स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये पिछली इक्वेशन से लिखी हमने ई नॉट 1 स्क्वायर प्लस ई नॉट 2 एंड सो ऑन, के से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो के ए नॉट 1 स्क्वायर फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज़ I1, दूसरी टर्म आ जाएगी आपके पास I2, ये है आगे आपके पास 2 के ई नॉट 1 ई नॉट 2 कोस डेल्टा, तो यहाँ पर मैंने ई नॉट 1 किसके बराबर लिख दिया, I1 ओवर के I2 ओवर के, तो यहाँ से अगर ये सिंगल के आ जाएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा एंड इट इज इक्वल टू दिस इंटेंसिटी इज गिविंग यू द इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट लाइट एट एनी पॉइंट. Now when we'll get the maximum intensity, if you see this equation, it is maximum when this cos theta is equal to 1. This cos I have written delta, one and the same thing, theta delta one and the same thing. So it means this delta when is cos theta is equal to 1, when this theta is equal to 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi and so on. तो यानी कि आप इसको लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एम, और m क्या है, इंटीजर है, m इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. देयरफॉर यहाँ से पार्ट डिफरेंस आ जाएगा, ये अगर फेज डिफरेंस है तो आ जाएगा पार्ट डिफरेंस लैम्डा ओवर 2 पाई इंटू 2 पाई m, तो यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल और पार्ट डिफरेंस कितना आया, m लैम्डा फॉर द मैक्सिमम इंटेंसिटी. अगर हम मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो इस इक्वेशन में जाएंगे हम, यहाँ कोस थीटा इक्वल टू 1 लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 होल स्क्वायर. इसका मतलब है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर्स इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू सुपरइम्पोजिंग वेव इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई और पार्ट डिफरेंस इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा ऑफ लाइट. दो कंडीशन है, अगर फेज डिफरेंस जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल है 2 पाई का, और इन दूसरे शब्दों में कहें तो अगर पार्ट डिफरेंस किसका इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, वेवलेंथ ऑफ लाइट. ठीक है, इसी तरह से हम मिनिमम इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे. मिनिमम इंटेंसिटी कब होगी, व्हेन दिस कोस डेल्टा इज इक्वल टू -1, और कॉस डेल्टा कब -1 हो सकता है, व्हेन दिस डेल्टा इज इक्वल टू पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन. तो वी कैन राइट इट एज 2m + 1 into pi, where m is running from 0, 1, 2, 3 and so on. तो यहाँ से पार्ट डिफरेंस आ जाएगा लैम्डा ओवर 2 पाई इंटू 2m + 1 पाई. यहाँ से पाई कैंसिल, 2m + 1 इंटू लैम्डा बाई 2. तो इसी तरह से आई मिनिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस डेल्टा -1 हो जाएगा, तो इट इज़ इक्वल टू दिस मच एंड इट इज़ इक्वल टू I1 अंडर रूट प्लस I2 अंडर रूट माइनस, हियर इट इज I1 under root minus I2 under root whole square. Thus, destructive interference occurs if the phase difference is equal to odd multiple of pi, और दूसरे शब्दों में हम कहें पार्ट डिफरेंस इज ओल्ड मल्टीपल ऑफ लैम्डा. यू हैव टू रिमेंबर द कंडीशंस फॉर द मैक्सिमम इंटेंसिटी, that is part difference is equal to m lambda, and you also have to remember the condition for minima, that is if part difference is equal to odd multiple of lambda or phase difference is equal to odd multiple of pi.